नमो नमः। संस्कृत सागर में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूँ डॉक्टर सपना। आज हम चर्चा करेंगे गद्य सम्राट महाकवि बाणभट्ट की। महाकवि बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरित के प्रारंभिक 2 उच्छ्वासों में अपना आत्मवृत्त वर्णित किया है और यही वह आधार है जो महाकवि के असाधारण व्यक्तित्व का सुंदर रमणीय चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। सुबंधु ने जिस अलंकृत तथा कृत्रिम गद्य शैली को पल्लवित किया, उस शैली को बाण ने पुष्पित और सुगंधित किया। इनकी कृतियों में सुबंधु द्वारा पल्लवित जो अलंकृत तथा कृत्रिम गद्य शैली है, उसका प्रौढ़ प्रांजल सुष्ठु रूप सहज उपलब्ध है। गद्य सम्राट बाण को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि उनका जीवन वृत्त विवाद, अनुमान एवं अनुसंधान का विषय नहीं है। बाण उन विरल कवियों में हैं जिन्होंने अपनी रचना में अपना परिचय अति विस्तृत रूप से दिया है। ऐतिहासिक सम्राट हर्षवर्धन के आश्रित सभा पंडित महाकवि बाणभट्ट का जन्म वात्स्यायन गोत्र में हुआ था। महाकवि बाण के अनुसार उनके पूर्व पुरुष का नाम कुबेर था, जो उच्च कोटि के वेदज्ञ थे। इनके घर वेदाध्ययन के लिए विद्यार्थियों का जमघट निरंतर लगा रहता था। महाकवि ने अपनी रचना कादंबरी में तो यहाँ तक लिखा है कि उनके घर पर ब्रह्मचारी लोग शंकित होकर यजुर्वेद पढ़ते थे तथा सामवेद का गायन भी वो शंकित होकर ही करते थे, क्योंकि वहाँ पिंजरे में बंद तोते भी अशुद्ध पाठ करने पर पद पद पर टोका करते थे। ऐसे अति उत्तम एवं महान कुल में जन्म हुआ था गद्य सम्राट महाकवि बाणभट्ट का, जहाँ पिंजरे में बंद शुक भी वेद का ज्ञान रखते थे। पिंजरे में बंद जो शुक वहाँ थे, उनको भी वेदों का ज्ञान था। ऐसे कुल में उत्पन्न हुए थे महाकवि बाण। कुबेर के 4 पुत्र हुए, अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत। पाशुपत के पुत्र हुए अर्थपति और उनके 11 पुत्र हुए। अर्थपति के पुत्र चित्रभानु जो सकल शास्त्रों के ज्ञाता थे, उन्होंने ही यज्ञ धूम से उत्पन्न हुई कीर्ति को सकल दिगंतों में फैलाया। इन्हीं चित्रभानु के पुत्र हुए बाण। बाण की माता का नाम राज्य देवी था। महाकवि ने जो अपनी आत्मकथा का वर्णन अपनी रचनाओं में की है, उसके अनुसार उनके वंश के प्रवर्तक दधीच तथा माता सरस्वती के पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई वत्स थे। महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण एक बार माता सरस्वती को स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर आना पड़ा था। पृथ्वीलोक पर दधीच के साथ परिणय के फलस्वरूप सारस्वत का जन्म हुआ। सारस्वत को जन्म देकर माता पुनः स्वर्गलोक को चली गईं। इन्हीं सारस्वत ने वत्स के प्रति प्रीति भाव रखकर सोन नदी के समीप प्रीतिकूट नामक ग्राम बसाया। ब्राह्मणों की अधिकता के कारण इस ग्राम को ब्राह्मणाधिवास भी कहा जाता था। महाकवि ने जो अपना पूरा वंश परिचय, समय आदि का विस्तृत वर्णन किया है, उससे उनका स्थिति काल, जीवन वृत्त आदि तो स्पष्ट हो ही गया। साथ ही उनके पूर्ववर्ती कवियों, रचनाकारों तथा परवर्ती कवियों आदि की स्थिति को जानना समझना भी सहज और सरल हो गया। महाकवि बाण ने अपनी रचनाओं में जिन कवियों या रचनाकारों की चर्चा की, वे उनके पूर्ववर्ती कवि थे, और महाकवि ने जिनकी चर्चा नहीं की अपनी रचनाओं में, या तो
वे कभी उनके समकालीन रहे होंगे या फिर उनके परवर्ती। इस प्रकार से हम देखते हैं कि महाकवि के द्वारा जो परिचय दिया गया उससे संस्कृत साहित्य के रचनाकारों का समय निर्धारण आसान हो गया। महाकवि बाण के 2 सगे भाई चित्रसेन और मित्रसेन तथा 4 चचेरे भाई थे। बाल्यावस्था में ही बाण की माता का निधन हो गया। मातृविहीन बाण का पालन पोषण उनके पिता ने ही किया। 11 वर्ष की अवस्था में इनका उपनयन संस्कार हुआ और जब बाण 14 वर्ष के हुए तो इनके पिता भी परलोकवासी हो गए। पिता के मरणोपरांत बाण थोड़े उच्छृंखल हो गए। इसका कारण यह था कि एक तो योग्य अभिभावक का अभाव और दूसरा युवावस्था, साथ ही पर्याप्त धन संपदा। इन सब कारणों से बाण का सारा ध्यान केवल मौज मस्ती में लग गया तथा थोड़े समय के बाद वे अपने कुछ मित्रों के साथ देशाटनकूट के लिए निकल पड़े। अपनी मित्र मंडली के साथ भ्रमण करते हुए बाण ने विभिन्न प्रकार के अनुभवों को प्राप्त किया और परिपक्व बुद्धि तथा उदार विचारों के साथ घर लौट आए। घर लौटकर आने के पश्चात वे विवाह कर व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन राजा हर्षवर्धन के भाई ने बाण को अपने दूत के माध्यम से सूचना दी कि वह शीघ्र आकर राजा से मिले। राजा ने बाण को देखते ही कहा, महानयम भुजंगः। बाण भी कहाँ चुकने वालों में से थे। बाण ने कहा, मैं तो गृहस्थ हूँ, लंपट नहीं। हाँ, मेरा बचपन अवश्य चपलता से युक्त था। बाण की प्रतिभा, विद्वता, चरित्र आदि से प्रभावित हो हर्षवर्धन ने उन्हें अपने दरबार के रत्नों में शामिल कर लिया और वैश्यवाणी चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित भी किया। महाराज हर्षवर्धन, जो स्वयं भी काफ़ी विद्वान थे, उनकी राजसभा में बाण को अत्यंत सम्मान मिला। कुछ समय के बाद जब वे अपने निवास स्थान लौटकर आए तब अपने चचेरे भाई के आग्रह पर उन्होंने हर्षवर्धन के चरित्र वृत्तांत को हर्षचरित के माध्यम से सबको बताया। इस आख्यायिका के प्रणयन के बाद बाण भट्ट ने कादंबरी नामक कथा लिखी, किंतु उसकी समाप्ति के पूर्व ही बाण का देहावसान हो गया। किंवदंती है कि बाण को अपने जीवन के अंतिम समय में कादंबरी को पूरा करने की चिंता लगी हुई थी। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और उनकी साहित्यिक प्रतिभा की परीक्षा लेने के लिए आगे सूखा काठ पड़ा है इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करने को कहा। इस वाक्य के अनुवाद में उनके ज्योतिष पुत्र ने कहा, शुष्कम काष्ठम तिष्ठ्य अग्रे। दूसरे साहित्य मर्मज्ञ पुत्र ने कहा, नीरस तरुरिह विलसति पुरतः। इस पुत्र की कवित्व प्रतिभा से उल्लसित पिता ने इन्हें ही कादंबरी को पूरा करने का भार सौंपा। संभवतः ये ही पुलिंद भट्ट थे और इन्होंने ही कादंबरी के उत्तरार्ध को लिखकर इसको पूरा किया। हर्षवर्धन की सभा में बाण के साथ मयूर शतक या सूर्य शतक के प्रणेता मयूर कवि और भक्तामर स्तोत्र नामक जैन स्तोत्र काव्य के कर्ता दिवाकर माणतुंग के रहने का उल्लेख राजशेखर ने किया है। एक किंवदंती के अनुसार बाण मयूर के जमाता थे।
सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित होने के कारण बाणभट्ट का काल विवाद से परे है। हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ था और उनका देहावसान 648 ईस्वी में हुआ था। इसका उल्लेख ताम्रदान पत्रों में किया गया है। चीनी यात्री वेनसांग ने भी 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक के अपने यात्रा वृत्तांत के संस्मरणों में इसकी चर्चा की है। अतः बाण का समय 7वीं सदी का पूर्वार्ध निश्चित है। हर्षचरित तथा कादंबरी इनकी 2 गद्य रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त भगवती चंडी की स्तुति में 100 पद्यों का चंडी शतक भी इनकी कृति है। इस प्रकार से अपनी इस वीडियो में मैंने महाकवि बाण का संक्षिप्त परिचय देने का छोटा सा प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।